नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे बिहार शिक्षक भर्ती से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो मॉक टेस्ट नंबर 9 रहेगा अकाउंट से। दोहरी प्रविष्टि लेखांकन प्रणाली में शामिल है नगद और उपार्जन दोनों लेखांकन है। एकल प्रविष्टि में लेन देन के 2 गुना फल दर्ज नहीं किए जाते हैं, इसलिए यह है अपूर्ण और अवैज्ञानिक है। वह अनुमानित मूल्य जिस पर बिक्री परिसंपत्ति के उसके उपयोगी जीवन के अंत के बाद बेचे जाने की उम्मीद की जाती है कहलाती है अवशिष्ट मूल्य, निस्तारण मूल्य और स्क्रैप मूल्य सभी ने। क्रय का अर्थ डैश डैश की खरीद है, पुनर्बिक्री के लिए वस्तु ने। कौन सा विक्रय व्यय है? बिक्री पर चुकाया गया कर और भाड़ा होता है। इस नियम के अंतर्गत तल पर ट्रायल बैलेंस का मिलान हमेशा होना चाहिए। प्रत्येक नामे का एक तदनुरूप जमा होता है। वह लेखांकन अवधारणा जो बताती है कि व्यापार एक लंबी अवधि के लिए चलेगा। सुनाम प्रतिष्ठान अवधारणा। डेबिट जो कि आता है एवं क्रेडिट जो कि चला जाता है, ये डैश का नियम है, संपत्ति का नियम है। अग्रिम भुगतान पर किए गए बीमा प्रीमियम के उपचार के बारे में सही चालू परिसंपत्ति है। एवी एंड कंपनी की पूंजी ₹50,000 और इसकी देनदारियां इसकी संपत्ति के 75% के बराबर है। तो एवी एंड कंपनी की देनदारियां कितनी हैं? तो देनदारियां बराबर होता है संपत्ति माइनस पूंजी या मालिक का अंश। देनदारियां परिसंपत्तियों के 75% के बराबर है। तो देनदारियों की राशि 0.75 इंटू होगी 100। तो निकालेंगे इसको, तो पूंजी कितना हो गया, इसको निकालेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 1.5 लाख रुपये ने। श्री राघव ने 15,000 रुपये की वस्तु 10% की नकद पर छूट पर पिंकी को बेची और आधी राशि नकद में प्राप्त हो गई। इस लेन देन को दर्ज करने के लिए किन सहायक बहियों का उपयोग किया जाएगा? रोकड़ बही और विक्रय बही। शीघ्र भुगतान के लिए अनुमत छूट को डैश कहा जाता है? नकद छूट ने। अग्रिम में भुगतान किया गया वेतन दिखाया जाना चाहिए तुलन पत्र का परिसंपत्ति पक्ष में। 1 सभी अस्थायी खातों को संतुलित किया जाता है और अगली लेखा अवधि के लिए आगे बढ़ाया जाता है। बी लेखांकन अवधि के अंत में अस्थायी खाते बंद कर दिए जाते हैं। दोनों सही है। रोकड़ पत्रक विक्रेता द्वारा तैयार किया जाता है जब वस्तुएं रोकड़ के बदले बेची जाती है। बीजक या इनबॉक्स विक्रेता द्वारा तैयार किया जाता है जब वस्तुएं उधार या नगद पर बेची जाती है। विकलन पत्र या डेबिट नोट यह प्रमाणित करता है कि पक्ष के खाते में नाम डेबिट किया गया है। वेतन पर्ची बैंक में रोकड़ या चेक जमा करने के लिए होता है। एक मशीन का लागत 70,000 रुपये है। इसके अंत में 10 साल का जीवन काल है जिसके 5,000 रुपये होने का अनुमान है। सीधी रेखा के आधार पर पहले 4 वर्षों के लिए मूल्यह्रास है। तो मूल्यह्रास बराबर होता है एसेट्स सैल्वेज की लागत बटा एसेट्स का उपयोगी जीवन। तो 70,000 माइनस 5,000 बट्टा 10 साल तक 10, तो हो गया टोटल 6500। तो 6500 इंटू 4 बराबर 26,000। दीर्घकालीन देनदारियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इनमें 12 महीनों के बाद दे सभी ऋण शामिल हैं। एक बीमा कंपनी द्वारा प्राप्त जीवन बीमा प्रीमियम निम्न में से किस रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए? अनार्जित राजस्व में। तुलन पत्र बैलेंस शीट के संदर्भ में कौन सा सही है? इसे मान्यता द्वारा अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। सुरभि के खाते में 840 रुपये की एक प्रविष्टि को 480 रुपये के रूप में
नामे किया जा रहा है। यह किस प्रकार की त्रुटि होगी? कमीशन की। अशोध ऋण प्रदर्शित किया जाता है लाभ और हानि खाते के डेबिट पक्ष में। बैंक सुलह विवरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? एक, बैंक सुलह विवरण पासबुक का एक हिस्सा है। एक अस्थायी संपत्ति का सकल पुस्तक मूल्य होता है उसकी या उसका परंपरागत लागत का। कमीशन की त्रुटि है, एक ग्राहक सुश्री नीता से 7700 रुपये की राशि दूसरे सुश्री टीना के खाते में जमा की जाती है। निम्न में से कौन सी त्रुटि ट्रायल यानी बैलेंस अनुबंध को प्रभावित नहीं करेगी? सहायक बहिक से एक प्रविष्टि को पूरी तरह से हटा देना। लाभ हानि खाते में हस्तांतरित किए जाने वाले लेनदारों पर प्राविधान की गणना हेतु निम्न में से कौन सा सूत्र सही है? अशोध ऋण प्लस नया परिविधान माइनस पुराना परिविधान। 9 लाख रुपये की लागत है और 8 लाख रुपये के संचित मूल्य ह्रास वाली एक संयंत्र परिसंपत्ति को 80,000 रुपये में बेचा जाता है। तो संयंत्र परिसंपत्ति के निपटान पर लाभ या हानि की राशि क्या है? तो लाभ या हानि बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य माइनस संचित मूल्य ह्रास होता है। तो 80,000 माइनस 8 लाख माइनस 80,000 माइनस 9 लाख माइनस 8 लाख बराबर हो जाएगा 20,000। समान इन्वेंट्री वास्तविक खाता होता है, उपार्जित कमीशन नाममात्र का खाता होता है, आहरण होता है वास्तविक खाता होता है। आपको पत्रिका से क्या मतलब है? जनरल उचित उन सभी लेन देनों को रिकॉर्ड करने के लिए है जिनके लिए व्यवसाय में कोई विशेष पत्रिका नहीं रखी गई है। संयोजनों में दिया गया है कि लेखांकन वर्ष के दौरान व्यापारी द्वारा 5,000 रुपये का माल नमूने के रूप में मुफ्त वितरित किया गया। तो अंतिम खाते तैयार करते समय इसे दिखाया जाएगा व्यापारिक एवं लाभ हानि खाते दोनों में। तुलन पत्र में गलत देयता को दर्ज करने का परिणाम होता है गुप्त आरक्षित निधि का सृजन करना। किसी संगठन का तुलन पत्र किस बारे में जानकारी देता है? किसी विशेष तिथि को वित्तीय स्थिति। आयकर का अग्रिम भुगतान किसमें दर्शाया जाता है? तुलन पत्र के परिसंपत्ति पक्ष पर। एक वास्तविक खाते में क्रेडिट प्रविष्टि का अर्थ है किसी संपत्ति के मूल्य में कमी। एक व्यवसाय के लिए यंत्र और मशीनरी है मूर्त अस्थि यानी वह परिसंपत्ति जो अल्प समयावधि के अंदर में परिवर्तित की जा सकती है कहलाती है तरल संपत्ति। व्यापार की कुल वर्तमान परिसंपत्तियाँ 4 लाख है एवं वर्तमान देनदारियाँ 2 लाख है। तो वर्तमान आयु अनुपात होगा, तो इसको रखेंगे तो 2:1 हो जाएगा। वित्तीय विवरण में शामिल है केवल लाभ एवं हानि खाता, केवल बैलेंस शीट, आर्थिक चिट्ठा, केवल नगद प्रवाह विवरण सभी ने। सारणी ए के अनुसार अंशों की बकाया राशि पर अधिकतम ब्याज लिया जा सकता है 10% ने। साझेदारी फर्म में एक साझेदार के प्रवेश के समय एक गैर अभिलेखित देयता के अभिलेखन के कारण होगा मौजूदा साझेदारों को उनके पुराने लाभ साझाकरण अनुपात में हानि न। किस उद्देश्य के लिए एमबीबी लिमिटेड कंपनी अपनी प्रतिभूति प्रीमियम रिजर्व का उपयोग कर सकती है? अपने प्रारंभिक खर्चों को बट्टे खाते में डालने से में।
यदि प्रत्येक माह के प्रथम दिन एक साझेदार द्वारा एक निश्चित राशि आहरित की जाती है तो कुल आहरण राशि पर माह के लिए ब्याज लगाया जाता है 6.5 यानी 12.1/2 बराबर 6.5 माह का होता है। तरल संपत्ति में शामिल नहीं है भंडारण। जब ऋण पत्र प्रीमियम पर जारी किए जाते हैं तो उन्हें समूल्य मूल्य पर भुनाने की अवधि होती है। जारी करने के समय प्राप्त प्रीमियम की राशि होगी प्रतिभूति प्रीमियम रिजर्व खाते को जमा किया गया। अंशों के पुनर्निर्गमन के समय दी गई बट्टे की राशि को किसमें से नामे किया जाना चाहिए? अंशहरण खाता को। किसी विपरीत अनुबंध के अभाव में एक साझेदारी फर्म के समापन पर होने वाला पूंजी लाभ साझेदारों के बीच बांटा जाता है लाभ वितरण अनुपातों में। जिन शेयरों के लिए जनता द्वारा राशि का भुगतान किया जाता है उन्हें शेयर कहा जाता है प्रदत्त। साझेदारों को पूंजी पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा यदि साझेदारी विलेख में यह प्रावधान किया गया है, लेकिन भुगतान केवल डैश में किया जाएगा लाभ में। साझेदारों के चालू खाते किस विधि के तहत बनाए जाते हैं? स्थिर पूंजी के विधि के द्वारा। प्रदत्त पूंजी ज्ञात करने के लिए मांगी गई पूंजी में से कौन सी राशि घटाई जाती है? मांग की बकाया राशि। वित्तीय विवरण विश्लेषण की सीमा नहीं है अंतर फर्म तुलना। यदि फर्म के विघटन पर साझेदार स्वेच्छा से फर्म में लेनदारों को भुगतान के रूप में अपनी व्यक्तिगत संपत्ति देता है तो जमा किया गया खाता होगा साझेदारी का पूंजी खाता। कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के अनुसार निम्न में से किसे गैर चालू परिसंपत्ति माना जाएगा? अस्थगित कर परिसंपत्ति यानी निवल। भविष्य निधि के लिए प्रावधान किसके अंतर्गत आता है? दीर्घकालीन प्रावधान के अंतर्गत आता है। प्रस्तावित लाभांश तुलन पत्र में किस शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया जाएगा? तुलन पत्र के बाहर खातों के लिए नोट में। वसूली खाता क्यों तैयार किया जाता है? साझेदारी खाते बंद करने के लिए किया जाता है। पार्टनर को दिया गया किराया माना जाता है लाभ के प्रति प्रभाव पर। डिवेंचर के अलावा अन्य के रूप में जारी किए जाते हैं। डिवेंचर की संख्या की गणना खरीद मूल्य के रूप में शेयरों के डैश से विभाजित करके की जाएगी कीमत जारी करके। अंशों का उनके अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर निर्गमन कहलाता है प्रीमियम पर निर्गमन। अगर कुल बिक्री 50,000 है और उधार बिक्री नगद बिक्री की 25% है तो उधार बिक्री की राशि होगी। तो मान लीजिए 50,000 का तो x 25%, तो इसका x का 25% निकालेंगे तो इसको निकालने के बाद आएगा इतना में 40,000 में से 50,000 घटाएंगे तो आ जाएगा 10,000।